गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं YouTube पे अपलोड करूंगा। तो आप लोग जानें कि अब आज तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सभी के अंतर्गत ये ऑब्जेक्टिव्स आप जो देख रहे हैं इधर वो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप देखें कि इसमें आपको कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं और यदि 31 क्वेश्चन है और ये 31 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मैं 10 क्वेश्चन जानता हूँ, या सिर्फ 10 क्वेश्चन लिख दो, या 20 क्वेश्चन, या जितने आते हैं 31 के 31 भी आते हैं तो लिख दो 31 क्वेश्चन, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है कि आप इसका वीडियो देखें और देखें, एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगा कि किसका ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा, है कि नहीं। अब ये जानो कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में ये लिख देते हैं कि सर 2 या 3 क्वेश्चन या 2 नंबर या 3 नंबर का आंसर क्या होगा। तो मैं एक बता दूं आपको कि क्लास लेने में जो डेटा है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं यदि आप ये बताओगे कि सर फला वीडियो में 2 नंबर वीडियो में 3 नंबर वीडियो में ये प्रश्न को डील कीजिए तो वैसे नहीं हो पाएगा। आप क्या करो, जो क्वेश्चन डील करवाना है उस क्वेश्चन को भी लिखो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं खोल ही नहीं पाता हूँ फिर वीडियो जब मैं खोल ही नहीं पाऊंगा तो मेरे को पता कैसे रहेगा कि 2 नंबर है कि 3 नंबर वाला कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, है ना। और तब आप ये बात हमेशा क्या रखें, ध्यान रखें आप। फिलहाल हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। इसको कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा और हर टॉपिक को कॉपी में लिखते जाएं, है ना, काम आएगा आपके। और एक फेयर कॉपी बनाते जाएं इसके लिए। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन दिया हुआ है कांच, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड और इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड तो हुआ नहीं, ये दोनों तो क्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो है कांच। अब कांच में टिक लगा देते हैं, क्यों। दूसरा है निम्न में कौन समदैशिक पदार्थ है। तो समदैशिक पदार्थ कौन होते हैं, वो क्रिस्टलीय पदार्थ समदैशिक पदार्थ है। इसके बारे में जानकारी जानना है आपको, तो जाइए पहले के वीडियो में जाके देखिए। पहले के वीडियो में ये सब लिखा हुआ है या बताया गया, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन बताया गया है। तो निम्न में कौन समदैशिक पदार्थ है। आप देखिए जो वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वही आपका समदैशिक पदार्थ होता है। तो क्रिस्टलीय, ये रबड़ क्या है, वो क्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। बहुलक क्या है, ये भी वो क्रिस्टलीय ठोस है। और इनमें से सभी, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, इनमें से सभी, है कि नहीं। तीसरा में है निम्न में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है कौन। तो HF बनाता है, HCl नहीं बनाता है, NH3 और H2O। आप देखो ये कैसे जानेंगे हम लोग कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। कि यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बंधन बनाता है, जिसको हम लोग 11 में पढ़े भी थे, फोन, है ना। फोन से यदि हाइड्रोजन बंधन बना लेता है तो उसको हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। जैसे देखो HF, तो HF है इसमें, यानी हाइड्रोजन बंधन बनाता है। यहाँ देखो NH3 है तो H भी है N भी है, तो ये भी हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और H2O, देखो H2O है, H भी है O भी, तो ये भी हाइड्रोजन बंधन बनाता है। किंतु HCl में देखो H तो है किंतु Cl है, इस तीनों में कोई Cl है नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बंधन ये नहीं बनाता है। चलिए हो गया। अब आगे देखिए नंबर 4, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन। याद रखें, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत निरूपांतरण करने के लिए उपलब्ध सिस्टम पदार्थ है। क्या चीज का, प्रकाश वोल्टी है। इसका आंसर होगा प्रकाश वोल्टी है। अब है कुछ तो जीके टाइप का क्वेश्चन होता है और कुछ क्वेश्चन होता है जो कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। समदैशिक ठोस की प्रकृति होती है, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है। कैसी, समदैशिक होती है, विसमदैशिक होती है। सिंपल है, समदैशिक होती है। इसके बारे में जानना है तो शुरू के वीडियो में जाइए, वहां देखिए। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आपको पीछे के वीडियो में नहीं दिया गया है। चलिए, अक्रिस्टलीय पदार्थ की प्रकृति होती है, यानी क्रिस्टलीय पदार्थ की, सॉरी क्रिस्टलीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, विसमदैशिक। निम्न में अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव क्या होता है कि कुछ पदार्थ, कुछ द्रव ऐसे हैं जिसको कि उसके हिमांक से नीचे भी ले जाया जाए तो भी वो द्रव में ही रहते हैं, ठोस नहीं बन पाते हैं, है कि नहीं।
लेकिन उसको धीरे धीरे लाया जाता है, एक ही बार ले आओगे तो नहीं। तो अभी जब धीरे धीरे उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो ठंडा करने के बावजूद भी वो अपने हिमांक से नीचे भी आ जाते हैं, फिर भी वो द्रव में रहते हैं, वो कहलाता है अतिशीतित द्रव। तो शीशा एक ऐसा द्रव है ना। तो ये आप आ गया कांच। निम्न में कौन आभासी ठोस है? आभासी ठोस समझते हो, यानी झूठ मूठ का ठोस, एक्चुअल में ठोस नहीं होता है, लेकिन उसको ठोस के रूप में देखा जाता है। जैसे कांच देखते हैं, एक्चुअल में वो द्रव है, अतिशीतित द्रव, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? ठोस, है ना। तो जितने भी वो क्रिस्टलीय ठोस है सभी आभासी ठोस है, और जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है सभी वास्तविक ठोस है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रबड़ है, रबड़ को क्रिस्टलीय ठोस है, लोहा क्रिस्टलीय है, कॉपर क्रिस्टलीय है, टीन क्रिस्टलीय है, आंसर होगा रबड़। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का समन्वय संख्या यानी एससीपी का समन्वय संख्या कितना होता है? मैंने बताया भी था, पीछे के वीडियो में जाएं, सबका आंसर आपको मिलेगा। इसका हो गया 12। एससीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है? मैंने इसे प्रूव करके भी दिखाया आपको, है कि नहीं? इसका हो गया 1। एससीसी का संकुलन क्षमता प्रतिशत कितना होता है? 52.4। बस 2-3 वीडियो पहले ही या 2-3 क्लास पहले ही मैंने आपको ये बताया था। अब आगे बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है प्रतिशत? तो 52.4 तो नहीं होता है, कौन होता है? 68%। तो क्या है? एफसीसी का संकुलन क्षमता प्रतिशत है कितना? एफसीसी का संकुलन क्षमता प्रतिशत है 74%। अब अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका का कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? इसका मतलब समझे कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी बीसीसी का कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? तो पहले ये जान लो कि भरा कितना होता है। भरा होता है 68%। भरा होता है कितना परसेंट? 68%। देखो संकुलन क्षमता मतलब यही ना होता है, बड़ा होता है 68%, तो खाली कितना होगा? तो 100 में से 68 को घटा दो, है ना, तो कितना आ गया? 32%। बात समझ में आई नहीं आई? क्या बोला मैंने? अंतः यहाँ जो है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका का कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? तो यहाँ पर क्या है? भरा कितना होता है ये पहले जान। तो ये अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका का 68% भाग भरा होता है। तो जब कोई मान लो कि दे दे और बोले कि भाई इसमें 10 डिब्बा इसमें रखा जा सकता है एक कार्टन में, तो कार्टन में जब 10 डिब्बा रखा जा सकता है, 6 डिब्बा उसमें भर दिया, तो कितना डिब्बा का भाग खाली है? 4 डिब्बा का। वहाँ पर भी यही है कि 68% भाग जो है वो भरा है। तो 100 में घटा दीजिए, प्रतिशत मतलब 100 ही होता है ना, 100 में घटाइए, कितना प्रतिशत आ गया? 32। और यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। उसके बाद है आर घनीय एकक कोशिका कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? बस 52.4 में ये क्या किए? 100 में 52। इसका पहले आर घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता कितना होता है? आर घनीय का होता है, देखो यहाँ लिखा भी है 52.4। तो अब क्या करें आप कि कह रहा है कि कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? 100 में घटा दें। 100 में घटाने के पश्चात कितना? 52.4 को घटाए। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर 52.4 कहाँ से आ गया? तो भाई आर घनीय एकक कोशिका जो होता है उसका या सरल घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता 52.4 होता है, इसलिए मैंने इसमें घटा दिया। कितना प्रतिशत बच गया? 47.6, यानी इसका आंसर हो गया ये। क्यों? अब क्या है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? फलक एफसीसी का। तो पहले आप जानो कि एफसीसी का कितना प्रतिशत भाग भरा होता है? 74% होता है भरा, संकुलन क्षमता होता है। 100 में 74 घटा दो, कितना हो गया? 26%। 26%, ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग एससीपी पढ़ाया था मैंने। ये सब जाओ पीछे पीछे जाओ, पीछे देखो, समझो, है ना। वीडियो पूरा देखोगे तो समझ भी जाओगे। क्यों? ऐसा मत सोचो, तुम सोचते हो कि ये अकेले वीडियो देख रहे हैं भाई, वैसा मत सोचो भाई, हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एससीपी का कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? एससीपी का तो मैंने बताया भी था, देखो ये प्रूफ भी है कि एससीपी जो है वो आपका क्या हो जाता है? सरल घनीय, इसका 47% भाग खाली होता है। 47% भाग क्या होता है? खाली। ऐसे मैंने लिखा भी दिया था पीछे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी का कितना प्रतिशत भाग रिक्त होता है? तो कितना होता है? याद है कुछ? 39.6%। उसके बाद बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी है? यानी बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं? तो याद है 1 2 का 4 मैंने बताया था, 1 2 का 4, तो कितने हैं? बीसीसी का क्या है? 2। उसके बाद एससीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है, ये भी बताया था 1 2 का 4। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है?
तो FCC में परमाणु की संख्या होती है कितनी? 4। ये सब जो है BCC, FCC, SCC जो है सभी का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या जो है पीछे के क्लास में दिया गया है। पीछे का अब तो आसान हो गया, पीछे का क्लास मान लो छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो जाकर देख लो, हो गया कहानी खत्म, है ना। पहले तो यदि आप क्लास में रहते हो तो यहाँ प्रॉब्लम है ना भाई कि मान लो कल वाला छूट गया तो फिर वापस तो आएगा नहीं, यहाँ तो वीडियो बन जाता है, जाओ जाकर देखो, है कि नहीं। तो यहाँ तक आप देख लो, यहाँ तक ये सब कॉपी में आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी में कॉपी करना है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 21 नंबर। BCC यूनिट सेल में होते हैं, यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु? लैटिस बिंदु मतलब वही अणु परमाणु आए। तो यहाँ पीछे मैंने देखा भी था कि BCC में कितने परमाणु होते हैं? 2। तो इसका मतलब हो गया BCC में लैटिस बिंदु भी कितने हो गए? 2 ही हो गए ना। अब आगे ब्रेविस लैटिस की संख्या क्या है? ब्रेविस लैटिस क्या है अब जानते हो? तो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। उसी तरह से त्रिविमीय जालक जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसको क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। उसी समय बताना चाहिए था, मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो जो त्रिविमीय जालक होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, जिसका प्रतिपादन किया था ब्रेवे नाम के वैज्ञानिक ने, और इसी से उसको ब्रेविस जालक भी कहा जाता है। तो ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। यहाँ क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया, पढ़ा हुआ है 7। अब बताइए NaCl क्रिस्टल है कौन सा? FCC है, BCC है या SC? तो NaCl क्रिस्टल जो होगा वो क्या होगा? FCC होगा, है कि नहीं। क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र के लिए निम्न में कौन सही है? अब ये क्यूबिक मतलब घनीय, तो घनीय में क्या होता है कि A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। खोजो कौन सा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? A बराबर B बराबर C, ये बराबर नहीं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, ये नहीं, ये गलत। A बराबर B बराबर C, देखो ठीक है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये भी ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है 90 के, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये ऑप्शन क्या है? सही है। ये सब के बारे में जानकारी चाहते हो? पीछे जाओ क्लास में पीछे। तो जालक में AB संरचना दर्शाती है, बताइए AB संरचना कौन दर्शाती है? याद है? घनाकार जालक दर्शाती है या BCC जालक दर्शाती है या FCC या SCP? तो AB तो होता है किसमें? SCP जालक में, है ना, मैंने पढ़ाया था। घनाकार में तो AA प्रकार का होता है और इसमें होता है AB प्रकार का, इसको भी पीछे देख सकते हो। Na2 में सोडियम का उपसंयोजक संख्या कल बताया था मैंने, है ना, कल या परसों, वहाँ कल वाले क्लास में, कि उपसंयोजक संख्या यदि ये कौन सा यौगिक का कैसे होगा, ऐसे इसका आप नहीं बना पाओ तो इसकी त्रिज्या जानना पड़ेगा। अभी एक बच्चा पूछता है सर त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो त्रिज्या 2 प्रकार से निकलेगा। एक तो बंधन दूरी ज्ञात होनी चाहिए, जो मैंने 11 में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने नहीं बल्कि हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, बंधन दूरी या बंधन लंबाई निकालने की। तो मान लो CCl की बंधन दूरी दिया हुआ होता है 174 पिकोमीटर, तो कार्बन की त्रिज्या निकालने बोलता था, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। वो 11 में जाओ, और नहीं तो एक परमाणु संरचना चैप्टर है, उसमें भी R बराबर n² h² करके पूरा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वहाँ 11 में जाइए और वहाँ देख लीजिए। फिलहाल Na2 में सोडियम का उपसंयोजक संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 4, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है कि कैसे होगा 4। तो इसका एक ट्रिक है, देखो सब पर तो नहीं लागू होगा, लेकिन 1-2 छोड़ के सब पर लागू हो जाएगा। Na2 तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और सोडियम में 1। अब सोडियम कितना सोडियम है? 2। 2 सोडियम है तो 6 में 2 हटा दो, कितना आ गया? 4। यही उसका उपसंयोजक संख्या होगा। फिर सुनो एक बार कैसे किए कि सोडियम यहाँ पर है कि नहीं? तो सोडियम और ऑक्साइड, तो सोडियम जो है ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। लेकिन यहाँ का कितने सोडियम है? 2। तो 1 का 1 हुआ, 2 का 2 हो गया, 6 - 2 बराबर कितना हो गया? 4। तो इसका Na2 में सोडियम का उपसंयोजक संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्त तथा अष्टफलकीय रिक्त होते हैं? तो CCP तो होता ही है, हमको मालूम है ना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन CCP होगा। और इस देखो CCP किसी में ऑप्शन नहीं है, CCP किसी में, CCP तो होता ही
FCC CCP और उसमें HCP भी होता है। तो अष्टफलकीय चतुष्फलकीय में होता है HCP और अष्टफलकीय में हो जाता है CCP। तो ये हो गया आपका आंसर सी। उसके बाद एवोगाड्रो संख्या है कितना के बराबर, देखो ये मैं कल जो क्लास दूंगा उसमें इसका यूज भी होगा। एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23, गलत है, माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है। तो देखो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है। उसके बाद अंतःकेंद्रित घनीयक कोशिका के कोर की लंबाई होती है, बस 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाया था और इस पर न्यूमेरिकल भी बनवाया। अंतःकेंद्रित घनीयक कोशिका BCC के कोर की लंबाई होती है कितनी, A बराबर 4r/, क्या होता है √2, A बराबर 4r/√2। और फलक केंद्रित घनीयक कोशिका के कोर की लंबाई होती है, तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा है ना, ये अंतःकेंद्रित है ना, अंतःकेंद्रित का होगा 4r/√3, ना कि ये हो 4r/√3। देख लो जाके पीछे, हो सकता है गलती हो जाए, भूल जाए। तो ये क्या है, इसका 4r/ क्या होगा √3। और फलक केंद्रित घनीयक कोशिका FCC के कोर की लंबाई कितनी होगी, तो जो ऑप्शन इसमें है वही ऑप्शन नीचे वाले में, जो ऑप्शन ऊपर वाले में है वही ऑप्शन नीचे वाले में है ना। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा किंतु यही ऑप्शन ये नीचे भी है। तो फलक केंद्रित घनीयक कोशिका के कोर की लंबाई कितनी होती है, तो हो गया A बराबर 4r/√2। तो ये कुल मिलाकर 31 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जो कि 2-3 दिन में खत्म हो ही जाएगा, 2-4 दिन में लगभग, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं फिर से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दूंगा। लगभग टोटल मिलाकर 90 ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम दिए जाएंगे, और काफ़ी अच्छे हल्के भी, जो आपको पढ़ने का आदत है हल्का हल्का, और कुछ भारी भी, है ना। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में यदि आए तो भारी भी तो आ जाता है। 2 साल तो एकदम ज़बरदस्त भारी आया था, है ना। तो बच्चे तो हल्का हल्का ही खोजते हैं। तो हल्का हल्का तो हर चीज़ तो हल्का नहीं होता है ना। आप 12 में पढ़ते हो तो उसका एक ग्रेड भी तो होता है 12 का। आप 12 में पढ़ते हो और 6 ऐसा खोजोगे तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ उसका ग्रेड भी होता है भाई। चलो कोई बात नहीं है। तो अब क्या है, इसमें से आप देखो कि जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक तो ये देखो 30 नंबर जो है, ये 29 नंबर ये आया हुआ है एग्जाम में। उसके बाद 28 नंबर भी एग्जाम में आया हुआ है, टिक लगा लेना, आपको काम ही आएगा। उसके बाद 27 नंबर भी एग्जाम में आया हुआ है ना। 25 नंबर भी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद ये 22 नंबर जो है वो भी एग्जाम में आया हुआ है ना। उसके बाद इधर चलो, तो इधर में कौन कौन है, तो ये देखो 14 नंबर एग्जाम में आया हुआ। नंबर मैं बोल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा तब भी 14 नंबर भी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद क्या है, इधर चले आओ, तो इसमें क्या है, 1 नंबर एग्जाम में आया हुआ है, इसी साल आया था। 2 नंबर भी एग्जाम में आया हुआ है और 3 नंबर भी एग्जाम में आया हुआ है। यानी कुल मिलाकर 31 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए